गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। आज का जो एपिसोड है यह विशेष तौर पर भू आकृति से संबंध रखने वाले प्रश्नों पर आधारित है, जिसके अंतर्गत कुछ प्रमुख स्थलाकृतियों की चर्चा की जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है ये लिखा गया है, नदी अपर्दन से विकसित निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है। अर्थात जब नदी के द्वारा अपर्दन का कार्य किया जाता है किसी पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र की तरफ, तो क्रम से जो स्थलाकृतियां बनती हैं उन्हीं का चयन करना है कि सबसे पहले कौन सी स्थलाकृति बनेगी, तत्पश्चात कौन सी बनेगी। तो अगर आप पहाड़ी क्षेत्र से आप मैदानी क्षेत्र की तरफ चलें तो नदियां जो संरचनाएं बनाती हैं, सबसे पहले बनाती है तंग घाटी बनाती है। क्या बात बनाती है? सबसे पहले तंग घाटी का निर्माण करती है। उसके पश्चात जब यह मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करने को होती है तो पर्वतपदीय क्षेत्र में बनाती है, यह तलहटीय मैदान बनाती है। उसके पश्चात जब यह डेल्टा या मुहाने पर पहुंचने को होती है तो उससे पूर्व बाढ़ीय मैदान बनाती है और लास्ट में डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। तो इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा बी। शेष जो विकल्प दिए गए हैं कहीं ना कहीं इनकी क्रमबद्धता में कोई ना कोई त्रुटि है, इसलिए वो विकल्प नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है तंग घाटी, फिर लिखा है बाढ़ीय मैदान, फिर लिखा है तलहटी मैदान, तो आपको स्पष्ट होगा कि जो पर्वतपदीय क्षेत्र है यह तंग घाटी के तत्काल पश्चात आती है। तंग घाटी का तात्पर्य होता है भी आकार की घाटी, या जिसी को हम गार्ज कहते हैं, कैनियन कहते हैं। तो ये सभी घाटियां आपकी तंग घाटी कहलाती हैं। अगला लिखा गया प्रश्न, कथनों का परीक्षण करते हुए दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पर कथन लिखे गए हैं, 4 स्टेटमेंट हैं। पहला लिखा गया हिमोड़ निक्षेप जनित आकृति है। तो हिमोड़ जो है आपको स्पष्ट भी होगा कि हिमानी प्रक्रम के द्वारा 2 स्थलाकृतियां बनती हैं, एक अपर्दन जनित और एक निक्षेप जनित। तो जो हिमोड़ है जिसके अंतर्गत ड्रमलिन है, एस्कर हैं, केम, केटिल, ये सब जो संरचनाएं हैं यह निक्षेप जनित है, तो यह सही है। अगला लिखा है सर्क एक अपर्दनात्मक स्थलाकृति है। तो हिमानी प्रक्रम से जो अपर्दन द्वारा संरचना बनती है उसमें सर्क भी आता है, और सर्क को ही हम लोग हार्न, एरिटे या फिर कह सकते हैं इसी को कोल जैसे शब्दों के माध्यम से हम पुकारते हैं। साथ में इसी में टार्न झील का भी फॉर्मेशन होता है, तो एक प्रकार से ये भी सही है। तीसरा लिखा गया है गिरशृंग एक अपर्दनात्मक आकृति है। तो गिरशृंग जो है यह भी एक अपर्दनात्मक आकृति है, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तेज जो लिखा है ड्रमलिन, तो ड्रमलिन हमने कहा इसी हिमोड़ का ही पार्ट है ड्रमलिन, तो ये भी आपका सही है। इस आधार पर हम कह सकते हैं पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। इस आधार पर हमारा आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा डी। अगर हम गिरिशृंग की बात करें तो गिरिशृंग की जो आकृति है यह ज़्यादातर हमको वायुड़ प्रक्रम में देखने को मिलती है और वो भी अपर्दनात्मक है। तो इस आधार पर यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सब ऑप्शन या सब स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला लिखा गया है प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सुस्थितिकीय संचलन का प्रतिफल है। अर्थात सुस्थितिकी 2 प्रकार के संचलन होते हैं, एक होता है सुस्थितिकी और एक होता है समस्थितिकी। तो समस्थितिकी का तात्पर्य होता है कि जिसमें हम पूरे पृथ्वी को कंप्लीट करते हैं, जिसके अंतर्गत स्थल भाग और जल भाग दोनों आता है। लेकिन जब हम सुस्थितिकी की बात करते हैं तो सुस्थितिकी में केवल समुद्र तल की बात करते हैं, जलीय भाग की बात करते हैं। तो जलीय तल का जब उत्थान एवं धसाव होता है या उसके परिणाम स्वरूप जो संतुलन की अवस्था प्राप्त की जाती है उसको हम कहते हैं सुस्थितिकीय संचलन। और अगर स्थल भाग का हम बात करते हैं तो उसका नाम होता है समस्थितिकीय संतुलन। समस्थितिकी में हमने कई सिद्धांत की बात करते हैं, उसमें प्राट हैं, एरी हैं, होम्स है, बोबी हैं, जोली है, स्कानन है, उन सब की चर्चाएं की जाती हैं समस्थितिकी में। लेकिन जो सुस्थितिकी का संबंध, इसका संबंध समुद्र तल का उत्थान एवं पतन या धंसाव। अगला लिखा गया है पैटरनास्टर जो झील होती है, पैटरनास्टर झील को ही दैत्याकार जो दैत्याकार सोपान होते हैं हिमानी क्षेत्रों में, उसी पर जो झीलें बनती हैं उसी को हम कहते हैं पैटरनास्टर झील। तो पैटरनास्टर झील आपके हिमानी प्रक्रम से निर्मित होने वाली संरचना है और खास करके ये कहाँ देखी जाती है तो हिमानी सोपानों पर यह हमको देखने को मिलती है। तेज जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं इनका कोई संबंध नहीं पैटरनास्टर झील से है, इस आधार पर आंसर हमारा ए हो गया। अगला प्रश्न लिखा गया है, जब रेत आपूर्ति कम हो और हवा की दिशा स्थिर हो। क्या कह रहा है? जब रेत की आपूर्ति कम हो और हवा की दिशा स्थिर हो
तब कौन से ड्यून्स रेत के टीले का विकास होता है, यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है। और विकल्प दिया है अनुदैर्ध्य रेत का टीला, बरखान है, सीप है, अनुवृत्त आकार के टीले हैं। तो इसमें से सिर्फ एक ही आंसर सही है और वो है अनुदैर्ध्य रेत का टीला। अनुदैर्ध्य रेत का टीला तभी बनता है, इसका तात्पर्य अगर हवा इस दिशा में चल रही है, इसी दिशा में आपके टीले फॉर्मेट होते हैं, बनते हैं, इसी को कहते हैं अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य तब बनता है कि जब रेत की आपूर्ति कम हो और हवा की दिशा भी स्थिर हो, तो जाके अनुदैर्ध्य रेत का टिब्बा हमको देखने को मिलता है। तो इस आधार पर आंसर हमारा हो जाएगा ए। अगला लिखा गया है प्रश्न, अर्थात हमको बताना है कि किसके तट पर, अर्थात यहाँ पर जो पर्टिकुलर सागर दिए हैं कि किस सागर के तट पर अनुदिश जिन स्थलाकृतियों का अध्ययन किया गया है उनमें काष्ठ स्थलाकृति सर्वप्रथम थी। अर्थात इन महासागरों में से किस महासागर के तट पर काष्ठ स्थलाकृति देखने को मिलती है। तो हमने इसके विषय में कल के एपिसोड में ही डिस्कस किया था कि आपका जो यूगोस्लाविया का तट होता है, अर्थात जो एड्रियाटिक सी है, इसी एड्रियाटिक सी के बाजू वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, यहाँ पर यूगोस्लाविया का तट है। तो इसी यूगोस्लाविया के तट पर आप देखते हैं काष्ठ क्षेत्र का हमको कह सकते हैं स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा एड्रियाटिक सी। सिर्फ जो अन्य जो सभी सी हैं इनका संबंध काष्ठ क्षेत्र से नहीं है, इस आधार पर आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला लिखा गया है प्रश्न यहाँ पर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में लिखा गया है गोर, द्रोणिका, ग्रेबो, ग्रोइन, और इनका मिलान करना है कि इनका संबंध किससे है। तो हमको सीधा सीधा आंसर देना है कि जो गोर होता है यह वायुड़ क्षेत्र से संबंध रखता है। किससे क्षेत्र संबंध रखता है? वायुड़ क्षेत्र से संबंध रखता है। जो द्रोणिका होती है इसका संबंध होता है पर्वतन पट्टी से। किससे होता है? पर्वतन पट्टी से। और इसी प्रकार जो गैब्रो होता है, गैब्रो का संबंध होता है स्थल मंडल से। अर्थात गैब्रो ही हम देखते हैं जब ब्लॉक पर्वत बनते हैं तो ब्लॉक पर्वत में, ब्लॉक पर्वत नहीं बल्कि हम कहते हैं जब ज्वालामुखी की प्रक्रिया होती है तो आंतरिक भाग की जो चट्टानें होती हैं मैग्मा के द्वारा बनती है, उसमें गैब्रो भी आता है। यह स्थल मंडल से संबंध रखता है। शेष जो ग्रोइन है यह बेलांचल के माध्यम से संबंध रखती हैं। तो इस आधार पर अगर हम अपने आंसर की मिलान करिए तो हमारा आंसर हो जाएगा 3412। 3412 अर्थात ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा गया है यहाँ पर, यदि ऊपर कठोर चट्टान तथा नीचे मुलायम चट्टान का स्तर हो तो क्षैतिज अपर्दन या अनाच्छादन के कारण निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो इस स्थलाकृति का नाम होता है मेसा। मेसा को ही कहते हैं टेबल के आकार की आकृति, या इसी को मेज जैसी आकृति भी कहते हैं। और इसी के छोटे आकार को हम बूटी कहते हैं। क्या कहते हैं? बूटी कहते हैं। आपको स्पष्ट होना चाहिए कि जो मेसा होता है या जिसको मेज या टेबल कहते हैं, यह तब बनता है कि एक स्थलाकृति, जैसे मान लेते हैं ऊपर की स्थलाकृति कठोर हो और नीचे कैसी हो? कोमल हो। तो कोमल संरचनाएं क्या होती हैं? कट जाती हैं, और इसलिए ऊपर का जो भाग बचता है इसी को हम कहते हैं मेसा, या इसी को कहते हैं टेबल, इसी को कहते हैं मेज। इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला लिखा गया प्रश्न यहाँ पर कि निम्न में कौन एक दिगनत संरचना जनित स्थल रूप है। आपको बताना है एक दिगनत संरचना जनित जो स्थल रूप है इसमें से कौन है। तो वह आंसर आपका है क्वेस्टा। क्या है? क्वेस्टा। अगर हम बात करें क्वेस्टा की और एक हॉग बैक संरचना होती है, तो चाहे क्वेस्टा हो चाहे हॉग बैक संरचना हो, दोनों संरचनाएं नदी जल के द्वारा अपर्दन के परिणाम स्वरूप ही बनती हैं। लेकिन इन दोनों का फॉर्मेशन तब होता है कि मान लेते हैं कोई अवसादी संरचना है, अवसादी संरचना ए है, और इसी अवसादी संरचना में जब लावा प्रवेश कर जाता है, क्या प्रवेश कर जाता है? लावा प्रवेश कर जाता है, और कालांतर में नदी अपर्दन से ये सब अवसाद यहाँ से हट जाते हैं। सिर्फ यह कठोर संरचना ही जब विद्यमान रहती है, तो यह जो संरचना हमको नजर आती है इसी को हम हॉग बैक और क्वेस्टा भी कहते हैं। डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि जो हॉग बैक होता है इसका शीर्ष और जो ढाल है यह काफ़ी तीव्र होता है, लेकिन क्वेस्टा का जो ढाल और शीर्ष होता है यह तुलनात्मक तौर पर हॉग बैक से कम तीव्र होता है। तो यहाँ पर जो एक दिगनत पे कह रहा, एक दिगनत का तात्पर्य यहाँ पर है कि एक ढाल इसका मंद है और एक ढाल इसका काफ़ी तीव्र है। तो इस आधार पर जो आकृति बनती है उसका नाम होता है क्वेस्टा। क्या होता है? क्वेस्टा। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, अधिकांश भू आकृतिक क्रियाएं पृथ्वी के वायुमंडल में उत्पन्न होती हैं तथा गुरुत्वाकर्षण बल से संचालित होती हैं। वैसे अगर हम देखें पृथ्वी के सतह पर जितनी भी स्थलाकृतियां हमको देखने को मिलती हैं उसका प्रारंभिक जो शुरुआत है वह तो वैसे
कहीं ना कहीं पृथ्वी के आंतरिक भाग के कारण ही प्रारंभ होता है, लेकिन कालांतर में जो बहिर्जनित बल होते हैं इसके परिणाम स्वरूप उन आकृतियों में एक हमको कह सकते हैं शेप नजर आता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमको एक लैंड फार्म नजर आते हैं, लैंड फार्म में प्रमुख भूमिका कौन निभाता है, तो बहिर्जनित बल निभाते हैं। तो इसलिए जो ये लिखा गया है यह सही है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। और जो यहाँ पर कारण लिखा है कि अतः गुरुत्वाकर्षण एक भू आकृतिक क्रिया है, तो गुरुत्वाकर्षण एक भू आकृतिक क्रिया है, ये भी सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यह इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, यह इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इस आधार पर कथन भी सही है, कारण भी सही, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा पी। अगला लिखा गया प्रश्न यहाँ पर, तनाव के कारण नीचे फेंके हुए खंड के सापेक्ष भूमि का एक खंड एक ओर से ऊपर धकेला जाता है या ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह किस प्रकार का भ्रंश है। तो ध्यान रखिएगा, जब विपरीत दिशा में इनका प्रवाह होता है, क्योंकि एक भाग देखिए नीचे जा रहा है और एक भाग ऊपर जा रहा है, इसका तात्पर्य है कि दोनों का प्रवाह एक दूसरे के अपोजिट है। इस प्रकार के भ्रंश को हम कहते हैं सामान्य भ्रंश। क्या कहते हैं? सामान्य भ्रंश। अगर इनका प्रवाह एक दूसरे की तरफ हो तो इसको हम कहते हैं व्युत्क्रम भ्रंश। क्या कहते हैं? व्युत्क्रम भ्रंश। तो आप इन तथ्यों को भी ध्यान रखिएगा, जिससे अन्य प्रश्नों को बनाने में आपको काफी सुविधा हो। अगला लिखा गया है प्रश्न यहाँ पर, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है, अर्थात यहाँ पर बताना कि कौन सा विकल्प सही है। तो जैसे लिखा है, तरुण अवस्था में अधिकतम उत्क्रमणता, उत्क्रम माप। उत्क्रम माप का तात्पर्य होता है कि जब नदी विसर्पण करती है तो उसको एक सूचकांक के माध्यम से हम मेजर करते हैं और उसी सूचकांक का नाम होता है उत्क्रम माप। तो नदियां युवा अवस्था में या तरुण अवस्था में कह सकते हैं यह विसर्पण नहीं करती है। तो इस आधार पर जो लिखा है उत्क्रम माप अधिकतम होता है, ये गलत है। युवा अवस्था में उत्क्रम माप न्यूनतम होता है और इसी आधार पर ये गलत है। ऊर्जा अधिक होती है, ये सही है। दूसरा लिखा है, प्रौढ़ा अवस्था में न्यूनतम उत्क्रम माप होता है। तो प्रौढ़ा अवस्था में न्यूनतम नहीं होता बल्कि अधिकतम होता है, मतलब अधिक होता है। यहाँ पर न्यूनतम शब्द नहीं होना चाहिए बल्कि अधिक होना चाहिए। हाँ, ऊर्जा थोड़ी कम होती, ये बात ठीक है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाता है। जीर्णा अवस्था में न्यूनतम उत्क्रम माप होता है, तो न्यूनतम नहीं होता है। जीर्णा अवस्था में जो हमारा उत्क्रम माप होता है ये अधिकतम होता है, क्योंकि नदियां अधिक विसर्प करती हैं, क्योंकि नदियों के अंदर जो गति होती है समाप्त हो जाती है, क्योंकि ढाल समाप्त हो जाता है, इसलिए नदियां काफ़ी ज़्यादा विसर्प करती हैं, विसर्पण करती हैं, तो उसका उत्क्रम माप अधिक होता है। तो इसी आधार पर हमारा डी वाला जो आंसर होगा ये सही होगा, क्योंकि यहाँ पर जीर्णावस्था में देखिए उत्क्रम माप अधिकतम है, लेकिन इसकी गति कम हो जाने के कारण जो ऊर्जा है समाप्त हो जाती है, ऊर्जा बहुत कम हो जाती है। इसलिए नदियां जो भी अवसाद अपने साथ लेके आती हैं, इन सभी अवसादों को ये छोड़ती चली जाती हैं। तो इसी आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला लिखा गया प्रश्न, नदी अपहरण की अधिक संभावना होती है जब आधार तल ऊंचा होता है, आधार तल नीचा होता है, किसी जल विभाजक के दोनों ओर ढाल प्रवणता समान होती है, या किसी जल विभाजक के दोनों ओर ढाल प्रवणता अधिक अंतर होता है। तो सबसे बेहतर आंसर तो इसमें डी हो जाएगा। वैसे आधार तल का ऊंचा नीचा होना भी कहीं ना कहीं इसमें भूमिका निभा सकता है, लेकिन जो सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है वो यही होता है कि अगर मान लेते हैं कोई जल विभाजक है और जल विभाजक के दोनों तरफ की नदियों का जो जल स्तर है यह अलग अलग है, तो एक नदी दूसरी नदी का अपहरण कर लेती है। तो ज़्यादातर जो सरिता अपहरण होता है या नदी का अपहरण होता है यह तभी होता है जब जल विभाजक के दोनों ओर ढाल प्रवणता में अंतर ज़्यादा होता है, तब जाके यह क्रिया देखने को मिलती है। अगला प्रश्न लिखा गया है, निम्न में से किसने सरिता श्रेणीकरण की सरिता खंड विधि का प्रतिपादन किया है। यहाँ पर लिखा है श्रेणीकरण की बात की, अर्थात ग्रेडेशन की बात किया है, और इसमें सरिता खंड विधि का। तो ग्रेडेशन मेथड में सरिता खंड विधि का प्रतिपादन किसने किया है, इसके विषय में प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा A.N. स्ट्रालर महोदय ने किया। किसने किया है? A.N. स्ट्रालर महोदय ने इस सरिता खंड विधि का प्रतिपादन किया है, जिसके माध्यम से किसी भी सरिता का ग्रेडेशन करने का कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, निम्न में से कौन अध्यारोपित नदी के विषय में सही है। बताना है अध्यारोपित नदी के विषय में। अध्यारोपित नदी का तात्पर्य ये होता है कि जिस प्रकार से पूर्ववर्ती नदी होती है उसी प्रकार से पूर्वारोपित नदी होती है। अध्यारोपित को ही हम कहते हैं पूर्वारोपित नदी, और इसी को कहते हैं सुपर इम्पोज्ड रिवर।
तो सुपर इम्पोज्ड रिवर या पूर्वारोपित रिवर या अध्यारोपित रिवर सब एक ही हैं, और यह एक प्रकार से जो पूर्ववर्ती नदी होती है उसी का एक अलग प्रकार होता है। और यह करती क्या है कि जो बीच में इसके मार्ग में जो चट्टान आती है या जो संरचना है उसको आर पार, मतलब उसको काट करके नदी एक तरफ से दूसरी तरफ फ्लो करने लगती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ढाल के विपरीत ये फ्लो करती है। तो ढाल के विपरीत तभी फ्लो करेगी कि मार्ग में जो भी संरचना आएगी उस संरचना को एक काट डालेगी, और काट करके इस तरफ से उस तरफ जब फ्लो करेगी तो जाकर यह कहलाती है अध्यारोपित, या इसी को कहते हैं पूर्वारोपित नदी, या इसी को कहते हैं सुपर इम्पोज्ड रिवर। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगला लिखा गया प्रश्न, प्राप्ति अवस्था के आधार पर, किस अवस्था पर? प्राप्ति अवस्था के आधार पर निम्न में से कौन स्थलाकृति अन्य से भिन्न है? तो बताना है प्राप्ति अवस्था के आधार पर निम्न में से कौन सा भिन्न है। तो डाइक जो है यह भी ज्वालामुखी की प्रक्रिया के द्वारा निर्मित होने वाला एक आंतरिक, मतलब मैग्मा से निर्मित होने वाली आंतरिक संरचना है। तिल भी आंतरिक संरचना है। लैकोलिथ भी एक आंतरिक संरचना है मैग्मा से निर्मित होने वाली। लेकिन जो परिपोषित शंकु है यह कह सकते हैं मैग्मा का एक बाह्य पार्ट है जो ज्वालामुखी की प्रक्रिया से सतह पर हमको देखने को मिलता है। तो यह सतह पे प्रक्रिया देखने को मिलती है। शेष चाहे डाइक हो, सिल हो या लाइकोलिथ हो, ये सब पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचनाएं हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला लिखा गया प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हिमपूर्व भू आकृति है? यहाँ पर जो ड्रमलिन है, लैपीज है या एस्कर है, तो ड्रमलिन आपको पता होगा कि यह हिमानी प्रक्रम के निक्षेप जनित स्थलाकृति के अंतर्गत आती है। लैपीज जो है यह कास्ट चूना पत्थर के क्षेत्र में जो कह सकते हैं हम लोग अपर्दन जनित स्थलाकृति होती है उसके परिणाम स्वरूप यह बनती है। यस्कर जो है या हम कह सकते हैं यह भी एक प्रकार से हमारी ड्रमलिन के मतलब हिमोड़ में ही बनने वाली एक निक्षेप जनित स्थलाकृति है हिमानी प्रक्रम से। लेकिन जो पलसा है, पलसा एक तुषार उच्छेपण के परिणाम स्वरूप बनने वाली स्थलाकृति है। किसके परिणाम स्वरूप? तुषार उच्छेपण के परिणाम स्वरूप बनने वाली स्थलाकृति है। और यह कहाँ बनती है? तो जब कोई दलदली क्षेत्र होता है तो उस दलदलीय क्षेत्र में यह बनती है। खास करके इसकी जो संरचना होती है, मतलब जिस मटेरियल से यह संरचना बनी है उसमें पीट मटेरियल ज़्यादा होता है। तो पीट मटेरियल से ये बनती है कहाँ पर? दलदली क्षेत्रों में। लेकिन बनने का जो प्रक्रम है, जो प्रोसेस है जिसके परिणाम स्वरूप यह संरचना बनती है, वह प्रोसेस होता है तुषार उच्छेपण। हाँ, यहाँ पर अगर बात करें पलसा, तो पलसा एक प्रकार का टीला होता है या गिरिका होता है, तो इस तथ्य को भी ध्यान रखिएगा। इसी आधार पर जो हमारा आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा डी। अगला लिखा गया प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रक्रिया शुष्क प्रदेशों में भू निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? कह रहा है शुष्क प्रदेशों में बात कर रहा है। कहाँ बात कर रहा है? शुष्क प्रदेशों में भू निर्माण में सर्वाधिक उत्तरदायी होती है। तो वैसे एओलियन प्रोसेस में वायुड़ प्रक्रम में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है अपर्दन के लिए उसका नाम होता है अपस्फीति। क्या नाम होता है? अपस्फीति। और इसी को कहते हैं अपवाहन। क्या कहते हैं? अपवाहन। अपस्फीति को ही कहते हैं अपवाहन, और इसी को कहते हैं उड़ाव, और इंग्लिश में कहते हैं डेफ्लेशन। क्या कहते हैं? डेफ्लेशन। तो इसके कई अन्य नाम हैं, इन नामों को भी ध्यान रखिएगा। अपस्फीति को ही कहते हैं अपवाहन, इसी को कहते हैं उड़ाव, और इसी को कहते हैं डिफ्लेशन। यही प्रक्रिया होती है कि जो किसी भी सेमी एरिड रीजन में मुख्य भूमिका निभाती है अपर्दन के लिए। हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला लिखा गया, अगर हम बात करें अपघर्षण या जिसको हम कहते हैं एब्रेशन, ओरेजन, तो इसके विषय में भी बात की जाती है कि जब अपर्दन का कारक किसी चट्टान को उसको कह सकते हैं अपर्दित करता है तो वह अपघर्षण होता है। इसी प्रकार संक्षारण जो होता है जिसको हम एट्रिशन कहते हैं, जब अपर्दन के कारक के साथ जब हम कह सकते हैं हमारे चट्टान के चूर्ण मिल जाते हैं तो चट्टान के चूर्ण अब चट्टान से जब संघर्ष करते हैं तो उसको संक्षारण कहते हैं। इन तथ्यों पर प्रीवियस क्लासों में भी डिस्कस हो चुका है। इस चर्चाएं हम लोग आगे जब इस पे डिटेल चर्चा करेंगे तो और चर्चा की जाएगी। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, परिहिमानी जो शब्दावली का प्रचलन है यह किसने किया है? इस विषय में प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो है ये है लेजेंस्की है। कौन है? लेजेंस्की। और यह कब का सिद्धांत है? तो यह 1909 का है। कब का है? 1909 का है। और इन्होंने ही सबसे पहली बार परिहिमानी शब्दावली का प्रयोग किया है। परिहिमानी शब्दावली का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया? अगर इसके विषय में आपसे प्रश्न पूछा जाए तो सीधा सीधा आंसर होना चाहिए आपका, क्या नाम है? लेजेंस्की। क्या नाम है? लेजेंस्की ने किया है। कब किया है? 1909 में। ये 1909 है, ना कि 1409। ठीक है, ये कितना है? 1909। देखने में कभी काल थोड़ा उल्टा लगता है, तो 1909 की ये घटना।
अगला प्रश्न लिखा गया है यहाँ पर, बालू यप्र जिसे स्थानीय तौर पर धूस कहते हैं, क्या कहते हैं? धूस कहते हैं, अर्थात इसी को कहते हैं बालू का टीला। क्या कहते हैं? बालू का टीला। तो यह कहाँ पर देखने को मिलता है? तो बालू के टीले तो ऐसे रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन यह जो बालू का टीला होता है जिसको हम धूस कहते हैं, यह जो या बालू यप्र कहते हैं, यह कहाँ पर देखने को मिलता है? तो मध्य गंगा के मैदान में नदियों के द्वारा जब बालू के टीले एकत्र किए जाते हैं या बनाए जाते हैं तो उसको हम कहते हैं बालू यप्र या धूस कहते हैं। क्या कहते हैं? बालू यप्र या धूस कहते हैं। ये बालू के टीले होते हैं। अगला लिखा गया प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा झील भ्रंश घाटी में अवस्थित है? तो यहाँ पर जितने विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों में जो भ्रंश घाटी में अवस्थित झील है और विश्व की सबसे गहरी झील है उसका नाम है, यहाँ पर गलत हो गया, इसका नाम है बैकाल झील। क्या नाम है? बैकाल झील। अगर हम बैकाल झील के विषय में बात करें तो यह झील कहाँ पर है? यह आप देख सकते हैं, यह रूस में है। कहाँ पर है? रूस में है। ये रसिया का पार्ट है और यहाँ पर आपको मिलता है बैकाल झील। कौन है? ये है बैकाल झील। और बैकाल झील के विषय में आपको ध्यान रखना है कि यह भ्रंश घाटी में स्थित विश्व की सबसे गहरी तथा मीठे पानी की झील है। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो उसका नाम बैकाल झील है, जो भ्रंश घाटी में बहती है और रसिया में उपस्थित है। कहाँ पर? रूस में उपस्थित है। इसी प्रकार जो चार्ट लिखा गया, अगर चार्ट के विषय में आपसे चर्चा की जाए तो चार्ट जो है ये कहाँ पर है? यह चार्ट नाइजीरिया, अगर यहाँ पर हम बात करें जो आपका ए वाला पार्ट मिलता है, ये वाला यहाँ पर देखिए, ये है लेक चार्ट। तो लेक चार्ट के आजू बाजू में कौन है? तो नाइजर है, चार्ट है, नाइजीरिया है, अर्थात इन्हीं की सीमा पर आपको देखने को मिलता है लेक चार्ट। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना है। इसी प्रकार जो टिटिकाका झील है, टिटिकाका झील के विषय में अगर आपसे चर्चा की जाए तो विश्व की यह सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। और ये कहाँ पर है? किस बॉर्डर पर है? एक तरफ बोलिविया है और एक तरफ पेरू है। तो बोलिविया और पेरू के तट पर यह झील उपस्थित है, जिसका नाम क्या है? टिटिकाका, और विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। इसी प्रकार जो विक्टोरिया झील, अगर विक्टोरिया झील के विषय में बात किया जाए, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, अर्थात केनिया है, फिर यहाँ पर तंजानिया है और यहाँ पर युगांडा है। तो तंजानिया, केनिया और युगांडा के बॉर्डर पर आपको देखने को जो झील मिलती है उसका नाम है विक्टोरिया। लेकिन ये सब झीलें भ्रंश घाटी में नहीं बहती हैं। आपको डाउट हो सकता था इस विक्टोरिया को लेकर के कि विक्टोरिया हो सकता है भ्रंश घाटी में बहने वाली झील हो, लेकिन विक्टोरिया भ्रंश घाटी में बहने वाली झील नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, निम्न अपवाह प्रतिरूपों में कौन गुंबदीय संरचना से संबंधित है? तो जब किसी गुंबदी संरचना से नदियां निकलती हैं तो नदियां उस गुंबद, जैसे मान लेते हैं ये कोई गुंबद है, तो नदियां निकलने का दो प्रक्रम होता है। एक नदी तो इस ढाल के अनुरूप ऐसे फ्लो करे, जब ऐसे फ्लो करती है तो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इस गुंबद के जब चारों तरफ नदियां समान ढाल पर प्रवाहित होती, इसको हम कहते हैं बलयाकार। क्या कहते हैं? बलयाकार। और इसी को हम कहते हैं एक प्रकार से एनुलर जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एनुलर रिवर। तो एनुलर रिवर जो होती है या वलयाकार होती है, यह तब बनती है कि कोई कठोर संरचना हो और नदी ढाल के अनुरूप ना प्रवाहित होकर के, बल्कि समोच्च रेखा के अनुसार यह प्रवाहित होती है। किसके अनुरूप? समोच्च रेखा के अनुसार यह उस टीले के चारों तरफ गोल गोल घूमती हुई नीचे उतरती है। इसको हम कहते हैं वलयाकार स्थलाकृति। क्या कहते हैं? वलयाकार प्रतिरूप नदी का होता है। तो यह तब मिलता है जब कैसी संरचना हो? गुंबदी संरचना हो, तब जाके यह स्थलाकृति हमको देखने को मिलती है, या इस प्रकार का प्रतिरूप नदी के द्वारा निर्मित किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, ड्रिफ्ट मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो महाद्वीपीय हिमानी निक्षेप से जो स्थलाकृति बनती है उसे कहते हैं ड्रिफ्ट मैदान। क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट मैदान। इसी प्रकार हवा द्वारा लाई गई धूल के निक्षेप से जो मैदान बनता है उसका नाम होता है लोएस का मैदान, और नदियों द्वारा लाए गए मलबा के निक्षेप से जो मैदान बनता है उसका नाम होता है जलोढ़ मैदान, और समुद्री लहरों के निक्षेप से जो मैदान बनता है उसका नाम होता है तरंग घर्षित निक्षेपित मैदान। क्या नाम होता है? तरंग घर्षित निक्षेपित मैदान। तो इस आधार पर इस पर्टिकुलर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए। इसी के साथ आज का एपिसोड हम समाप्त करते हैं। कल हम लोग पुनः एक नए एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।